देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मॉनसून की झड़ी के बीच पूरा देश तिरंगे में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं और आज वो दिन आ गया है जब हम देश की आन बान और शान के साथ डेवलपमेंट के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही आज उन्हें याद करने का भी दिन है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसके बाद भी पिछले 80 वर्षों में भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का समारोह बेहद खास है क्योंकि देश की मिट्टी पर मर मिटने की प्रेरणा देने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आज पहली बार लाल किले पर पूरा गाया जाएगा, यानी कि सभी 6 स्टेंजास गाए जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 150 साल पहले इस गीत को रचा था, जो आज भी देश के नागरिकों की नसों में प्रेरणा भरता है। आज ऐसे मौके पर जब दुनिया के एक बड़े हिस्से में एक बड़ा हिस्सा जंग का मैदान बना हुआ है, भारत अपनी डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और नौजवानों के डिविडेंड की वजह से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। आज भारत न केवल सबसे बड़ी यंग मैन पावर का हब है, बल्कि भारत की यंग पावर दुनिया को भी लीड कर रही है। और इसलिए अब से थोड़ी ही देर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो नई जनरेशन की नई उड़ान का संकल्प मंत्र देंगे। और इंडिया टीवी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मेगा कवरेज लाल किले के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में जहां भी स्वतंत्रता दिवस की धूम है, सबसे पहले वो तस्वीर हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से लगभग 35-36 मिनटों के बाद अपना संबोधन शुरू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ कई मेहमान हैं। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आएंगे। सर, बहुत स्वागत आपका। आप सब लोगों को पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, अजीत द्विवेदी जी, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो एक बार प्रधानमंत्री चूंकि 7:36 से शायद उनका संबोधन स्पीच ही शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले 4-5 मिनट और उनका वहां पर आना और 7:18 के आसपास तो पहुंच जाना चाहिए वहां पे, जब उनको रक्षा मंत्री बाकी लोग रिसीव करेंगे। तो आज इसको विकसित भारत में युवा शक्ति का योगदान, एक तो ये थीम और दूसरा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, ये 2 प्रमुख बातें। हाँ, मतलब उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हिस्सा जो होगा, एक तो ये कि भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, आगे की दिशा क्या है, और जो विकसित भारत की बात वो करते हैं उसका अगला रोड मैप। और दूसरी चीज़ की वंदे मातरम की अगर बात कर रहे हैं तो वो सांस्कृतिक तौर पर एक बड़ा कदम। लेकिन सबसे ज़्यादा नजरें सौरभ इस बात पर टिकी रहेंगी इस बार की, जो पहले से आप कहते रहे हैं कि युवाओं को लेके फोकस रहेगा, वो संदेश किस प्रकार का होगा, स्पीच कितना लंबा होगा। जैसे एवरेज स्पीच के हिसाब से सौरभ बात कर लें तो लगभग 85 मिनट के आसपास उनका एवरेज बैठता है पीएम का, अब तक जितने बोले हैं। और मनमोहन सिंह से ये लगभग दुगुना है। मनमोहन सिंह जी का लगभग 42 मिनट के आसपास पड़ता था। तो वो स्पीच आज कैसी हो रही है और युवाओं को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, नजरें तो इसी बात पर टिकी रहेंगी। प्रदीप जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे? ये तस्वीरें पहले हम दर्शकों को दिखा दें। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई देगी और युवाओं की अच्छी खासी तादाद प्रदीप जी आज इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि हर बार ही जो है युवाओं की भागीदारी काफ़ी होती है, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं। और आप देखिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस में जिनकी भर्ती होती है नई, वो सब भी जेनजी ही हैं। हम लोग शायद ये मान कर चल रहे हैं कि कोई जो है होमोजिनस लॉट है, जेनजी अलग अलग हैं। जो आपके अग्निवीर हैं वो भी जेनजी हैं, जो IAS IPS बनते हैं, PCS बनते हैं, PPS बनते हैं, वो भी जेनजी हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं वो भी जेनजी हैं। तो मुझे लगता है इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री, मुझे 2024 में जो इलेक्ट्रल सेटबैक लगा था उसके बाद ये सेटबैक है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। इलेक्ट्रल कितना होगा ये 7 राज्यों के चुनाव से पता चलेगा, लेकिन एक सेटबैक तो सरकार को लगा है। ये एक परसेप्शन बना है कि सरकार कमज़ोर पड़ी और सरकार झुकी, ऐसी जगह झुक गई जहाँ नहीं झुकना चाहिए था। अब आप इस पर बहस कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी और परसेप्शन दोनों एक ही हों। तो प्रधानमंत्री इस भाषण के जरिए, मुझे लगता है हर भाषण उनका देखिए कुछ नई बात, कुछ नया लेकर, नया विचार, बड़ा पॉलिसी विजन भी वो हमेशा पॉलिसी विजन के अलावा 2029 के चुनाव का टोन सेट करेंगे इससे।
जो आगे चलकर मतलब आने वाले सालों अब वैसे तो पहले 27 में 7 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन लक्ष्य उनका जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, तो लोकसभा चुनाव ही उनकी दृष्टि में सबसे ऊपर होगा। जंतर मंतर का कुछ असर उनकी स्पीच में दिखाई देना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाई देगा। जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है उसका असर कैसे नहीं दिखाई अच्छा, 15 अगस्त की प्रधानमंत्री की स्पीच वैसे भी हमेशा लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है, मीडिया में बहुत ज्यादा होती है, आम लोगों से भी और ज्यादा होती है, लेकिन इस बार थोड़ा पॉलिटिकल ओवरटोन उसका भी है। तो यही देखना है जो सर ने कहा कि क्या जितना एनालिसिस किया गया जंतर मंतर का और जो भी दबाव बना केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा वगैरह, जितना लोड हम सब ने लिया उतना प्रधानमंत्री ने भी लिया क्या उसका, मुझे पता चलेगा? ये बिल्कुल पता चलना चाहिए सौरभ जी, प्रधानमंत्री ने कितना लोड लिया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का सुबह का ट्वीट है और जो कल राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उससे अगर हम संकेत ग्रहण करें तो मुझे लगता है बहुत लोड नहीं लेंगे वो। अच्छा, चर्चा जरूर होगी युवाओं की, और मुझे लगता है कि युवाओं की चर्चा अगर 2014 से लेकर 2025 तक के भाषणों में देखिए तो कई बार जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो युवाओं के कंधे पर ही तो चलकर देश विकसित बनेगा। और आज भी जो उनका ट्वीट है मॉर्निंग में जो उन्होंने किया, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए, उसमें भी उन्होंने विकसित भारत की बात की है। तो मुझे लगता है कि इस बार का भाषण थोड़ा संक्षिप्त होगा, जैसा पिछली बार मुझे लगता है 100 मिनट से ज़्यादा का भाषण था। 2014 में शायद सबसे छोटा भाषण उन्होंने दिया था 60-65 मिनट का, तो मुझे लगता है कि उसी के करीब था शायद। तो मुझे लगता है कि इस बार के भाषण में वो सही कहा प्रदीप जी ने कि तथ्य और धारणा के बीच में से प्रधानमंत्री जो धारणा बनी है उनकी सरकार को लेकर, उसको तोड़ने का प्रयत्न भी अपनी वाणी से करना चाहिए उनको, लाल किले की प्राचीर से। क्योंकि आपने सही कहा, लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण कई बार नीतिगत भी होता है और कई बार रेटोरिक भी होता है। हमें याद है जब श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो लाल किले की प्राचीर से ही उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने जैसा बयान दिया था। जी, ये तस्वीर आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल साफे में दिखाई दे रहे हैं। सफेद रंग का कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और साथ ही ये जैकेट जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने राजस्थानी साफे को ही चुना है। और हर बार की तरह इस बार भी जश्न आज़ादी की ये जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, विकसित भारत में युवा शक्ति का योगदान जो इस बार की थीम रखी गई है। राजघाट की ये तस्वीर आपके सामने, बापू को नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी जो चर्चा चल रही है, अजीत जी अभी जो बात अनंत जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की स्पीचेस रेटोरिक भी होती है, नीतिगत भी होती है, और इस बार का जब विजन ही विकसित भारत में युवा शक्ति का योगदान है, एक प्रदर्शन हमें पता है अभी रांची में खत्म नहीं हुआ है। आज प्रधानमंत्री की स्पीच में वो कौन कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं? देखिए, एक तो ये है कि हर साल 15 अगस्त को जब वो भाषण देते हैं तो कोई एक बड़ी घोषणा होती है। जैसे पिछली बार का भी हम लोग को ध्यान है, 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की थी। या एक बड़ी बात ये थी पॉलिसी डिसीजन के लिए, हम लोग मतलब पॉलिसी विजन के लिए कहें तो ये था कि डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है देश का, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। ये उन्होंने लाल किले से ही घोषणा की थी और वो कमेटी बनी भी है। और इसको पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय भी हम लोगों ने देखा, उसकी काफ़ी चर्चा उस समय हुई। तो एक डेमोग्राफिक चेंज की कमेटी बनाने की घोषणा हुई थी, 1 करोड़ नए उस रोजगार की और युवाओं को आगे लाने की घोषणा हुई थी। और इस बार जो है, देखिए हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा लोड लिया जंतर मंतर के घटनाक्रम के बाद, और वो इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने 5 लगातार उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो शूट करके उसको डाला और जेनजी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी। तो जंतर मंतर पर जो एक सेटबैक है, प्रदीप जी ने जैसा कहा, उसका उन्होंने संज्ञान लिया और उन युवाओं के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। तो वो कनेक्ट हमको दिखाई, इस बार हम लोग को दिखाई देगा, आगे बढ़ेगा। उनको लेकर के कोई हो सकता है पॉलिसी विजन हो, कोई बड़ी घोषणा हो, या उनकी बातों को वो कुछ अपने उससे प्रकट करें प्रधानमंत्री अपने भाषण में। एक तो वो होगा, एक थीम वो निश्चित रूप से वो है उसमें। ये पहला इस साल 31 मार्च को नक्सलिज्म खत्म हुआ है, ये ऑफिशियली घोषणा की गई है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। उसके बाद पहला भाषण है प्रधानमंत्री का, तो उसका जिक्र आना चाहिए उस भाषण में। वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की। और फिर प्रधानमंत्री ने कहा जैसे निजी सेक्टर को लेकर के, और एक बड़ी उपलब्धि भारत की रही जो
निजी सेक्टर ने सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में जिक्र किया। हमको लगता है कि उस बात को लेकर के उसको जेनजी से जोड़ते हुए, चूंकि वो भी युवा हैं और उन्होंने, आपको ध्यान होगा, एक तंज करते हुए 56 साल के युवा और 28 साल के युवा देश बदल रहे हैं, उसका भी एक तंज किया था प्रधानमंत्री ने एक भाषण में। तो तंज तो नहीं होगा, लेकिन उसका एक जिक्र होगा कि एक युवा वो भी हैं जो देश को, राहुल गांधी ने 56 साल के युवा, हाँ, सैटेलाइट उन्होंने, और दूसरी तरफ उन्होंने उसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाली की बात कही थी जो प्राइवेट सेक्टर ने सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ये नक्सलिज्म का समाप्त होना है, ये आपका जेनजी का मामला है, ये दुनिया भर के देशों के साथ, जो कल राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि हम लोगों ने कितने कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पिछले प्रधानमंत्री के भाषण के बाद हुए हैं। तो वो जो आउटरीच है भारत का दुनिया के दूसरे देशों के साथ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म हुआ है, यूथ के साथ कनेक्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर जो है हम लोग को सैटेलाइट में अंतरिक्ष में ले जा रहा है, ये तमाम बातें, ये उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री उपलब्धियां भी होती है भाषण के अंदर, आगे का कोई, जैसे हमने कहा, कोई बड़ी पॉलिसी को अगर वो अनवील करें तो वो भी एक, क्योंकि रहा है वो थीम, हर 15 अगस्त पर कुछ ना कुछ वैसी बड़ी बात कहते हैं और वो आगे जाकर के उस पर सरकार ने क्या काम किया वो दिखता भी है हमको। और दूसरी बात ये होती है प्रदीप जी की, अगर उनकी कोई आज कोई पॉलिटिकल बात 15 अगस्त के भाषण में कमी होती है, लेकिन समाज की बात होती है, तो समाज की चिंताएं भी व्यक्त करनी हो, लेकिन पॉजिटिव रूप में व्यक्त करना है, जो करना है, थीम जो भी होती है वो पॉजिटिव रखी जाती है, खासकर नरेंद्र मोदी के भाषणों में। हाँ, बिल्कुल कोशिश होती है इंक्लूसिव हो जी, सबके लिए हो, ऐसा नहीं हो किसी एक खास वर्ग के लिए कुछ कहा जा रहा है, सबके लिए हो और देश के हित में हो, और जो भी हो वो उससे परिवर्तन आए, एक सकारात्मक बदलाव आए। पहला भाषण उनका याद कीजिए आपने, जो जब जैम की बात की थी, आज आप देखिए उसका क्या चमत्कार हो रहा है। जनधन मोबाइल और आधार की जो बात की थी उन्होंने, ये जैम की ट्रिनिटी की, तो उस आज हम अगर कहें कि कोरोना के समय सबसे ज़्यादा काम कुछ आया तो ये जैम आया। तो उसके अलावा भी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनमें जो भ्रष्टाचार कम हुआ उसमें बड़ी भूमिका है। फिर उन्होंने जो है जनधन योजना की बात की जिसमें लोगों के बैंक खाते खुले। फिर स्वच्छता की बात की, बड़ा मजाक उड़ाया गया उसका कि भाई लाल किले से ये बोला जाता है क्या कि शौचालय बनेंगे, लेकिन देश ने उसको एक्सेप्ट किया। और देखिए सबसे ज़्यादा स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान था जिसका असर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बच्चों पर पड़ा। बच्चों ने अपने माँ बाप को जो है उसके बारे में सचेत किया कि कूड़ा मत फेंको, ये गंदगी मत करो, ये इस तरह के दृश्य तमाम दिखाई दिए। तो इम्पैक्ट तो पड़ता, वो एक बताता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लोग सुनते हैं और जो उनको लगता है कि ये ठीक है वो मानते भी हैं। अब ये हर बात मान लेंगे लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो बात दिल में उतरती है उसको लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा गुण है जो है प्रधानमंत्री का, कि कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है कि लोगों के दिल में उतरे। तो उस अपने उस योग्यता का, अपने उस गुण का जो है वो अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस भाषण में भी मुझे लगता है कि देश की जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है उसको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से ज़्यादा सकारात्मक रूप से सोचें। 2047 का उनका जो लक्ष्य है उसको लेकर वो जेनजी ही तो ले जाएगा, 2047 में और लेकर कौन जाएगा, यही युवा पीढ़ी लेकर जाएगी। तो उसकी दृष्टि जो है वो देश के विकास पर, देश के हित पर होनी चाहिए। जो जवान बॉर्डर पर खड़ा है, जान देने को तैयार है, वो भी जेनजी ही है। तो इसलिए जो है ये एक, मुझे तो लगता है कि ये भी एक बांटने, जैसे हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश होती है, देश को क्षेत्र में या भाषा में बांटने की कोशिश होती है, वैसे ही एक भारत की आबादी को एक खास तरह के खांचे में फिट करने की बात हो रही कि ये अलग है, बाकी सब अलग हैं। ऐसा होता नहीं है। हम लोगों के घरों में भी बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, और जो है दादा दादी नाना नानी भी हैं। सबकी राय मिलती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब मारपीट करने लगते हो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये बातचीत होती है, कोई सहमत होता है, कोई कम सहमत होता है, और कोई जो है बिल्कुल सहमत नहीं होता है। तो सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बिल्कुल सहमत नहीं हो रहा है
जो बिल्कुल सहमत उसको- नहीं हो उसको रहा है एड्रेस करेंगे क्या? उनको एड्रेस करने की कोशिश होनी चाहिए। करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। ये आप मानकर नहीं चल सकते कि ये हमारी बात नहीं मानते, इनसे बात ही नहीं करेंगे। बात तो सबसे करनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि कितना, क्या जो बात मान रहा है उसकी उपेक्षा करके उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये संतुलन जो है बनाना कि जो आपकी बात मान रहा है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, उससे ध्यान हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपकी ताकत है। जो बात नहीं मान रहा है वो उसको अगर आप साथ लाए तो आपकी ताकत बढ़ेगी। ये उस तरह से है कि बेबी बूमर से लेकर जेन अल्फा तक की आपकी रीच होनी चाहिए, और अचानक से देश में चर्चा इसलिए 29% लोगों की ज्यादा होने लगी क्योंकि हाल के दिनों में हमने एक तरीके का जो जेन जी हम कहें, युवा शक्ति कहें, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनको हमने सड़क पर आकर और अपना रोष प्रकट करते हुए, आक्रोश प्रकट करते हुए देखा है। अमिताभ जी, इसलिए चर्चा हो रही है उस 30% की कि वो 30% इस वक्त कहां खड़ा है, वो सरकार के साथ खड़ा है, उनकी नीतियों के साथ खड़ा है या नहीं? अमिताभ जी। देखिए, क्योंकि थीम ही है अगर कि भाई युवाओं का कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा 2047 में जब भारत डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी बनेगा, तो मुझे लगता है ज़रूर युवाओं के ऊपर तो फोकस रहेगा इस भाषण में। और हमने देखा है कि बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने 4-5 हर एक अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में करी हैं। पिछली बार युवाओं के लिए एक बहुत एम्बिशियस स्कीम था, इंटर्नशिप स्कीम, लगभग 1 करोड़ लोगों को देने का, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि उसको और टाइटन किया जाए, उसके ऊपर कुछ नई बात हो। दूसरी बात है कि भाई जब अगर 30% युवा हैं भारत में और युवा ही भारत का भविष्य है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आउटरीच प्रधानमंत्री ने शुरू किया है इंस्टाग्राम पे जाकर के, उसकी कंटिन्यूटी हमको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश रहेगा कि कैसे युवा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें भारत को एक विकसित देश बनाने में। तो पॉजिटिव मैसेज मुझे लगता है रहेगा उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम जितने भी भाषण देखें अभी तक, इतना बैकफुट पे सरकार कभी नहीं रही होगी या इतनी नेगेटिविटी 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले इन 12 सालों में। 2024 के बाद भी मुझे लगता है कि इतना बैकफुट पे सरकार नहीं थी, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल का एक मैसेज था उस वक्त। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आउटरीच करते हैं, और कम्युनिकेटर तो सबसे अच्छे हैं ही प्रधानमंत्री। तो एक पॉजिटिव संदेश वो देंगे कि युवा जो हैं वो भारत के विकास में मिले। एक संदेश तो सरकार ने बिल्कुल साफ साफ दिया, प्रधानमंत्री ने ही और संघ प्रमुख ने भी, जैसे वो इंटरव्यू दिया था जिंजी वाला, कि युवाओं में मेरा युवा तेरा युवा नहीं किया जाएगा, सब हमारे हैं, सबसे बात होगी। जैसा जो आप कह रहे थे, जो कभी कुछ बात नहीं समझ रहा है तो उसको भी हम समझाएंगे, लेकिन ये भेद नहीं किया जाएगा कि जैसा आपने कहा कि बांटो, किसी खांचे में नहीं रखा जाएगा। सभी जो हैं वो अपनी, लाल किले पर लगता है प्रधानमंत्री की गाड़ियां पहुंच गई हैं। आप देख रहे हैं लाल किले से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब फिर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचेंगे और वहां से ध्वजारोहण की तस्वीरें आपके सामने होंगी। और इसी के साथ आज समारोह में पहली बार वंदे मातरम का गायन भी होगा। ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत होने जा रहा है। और अभी मॉनसून सेशन जब खत्म हुआ तब वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब से ठीक 17 मिनट में आप सुनने वाले हैं इंडिया टीवी पर। उससे पहले ये विश्लेषण किया जा रहा है। अभी जो बात अमिताभ जी ने कही देवेंद्र, कि सरकार इस वक्त क्या वाकई में बैकफुट पर है। बीते 12 सालों में, मतलब साल 2014 से लेकर 2026 तक की इस यात्रा का ये जो इंडिपेंडेंस डे है, क्या ये सबसे मुश्किल समय रहा? मतलब नरेशन के लिहाज से निश्चित तौर पे, जैसे किसी प्रोटेस्ट के चलते अगर सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद तो कोई भ्रम रही नहीं जाना चाहिए ना कि भाई आप इस्तीफा क्यों हुआ, इस्तीफा होना नहीं था। लेकिन प्रोटेस्ट के चलते अगर इस्तीफा हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप बैकफुट पर हैं। लेकिन इस पूरे स्पीच को अगर देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें एनर्जी को लेकर जो आपका कंसर्न है और एनर्जी कैसे देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ मामला है, वो सबसे बड़ी चीज रहेगी जिस पर पीएम का निश्चित तौर पर उस बारे में एक दिशा होगी। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है कि अभी चाहे एआई की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात करें, इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भारत की भूमिका किस प्रकार की है। और अब भारत ये सिर्फ नहीं कह रहा है कि मेक इन इंडिया, बल्कि अब डिजाइन्ड एंड ऑन्ड बाय इंडिया,
उस दिशा में आप जा रहे हैं कि आपके बनाए हुए सेमीकंडक्टर चिप अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों को हम निर्यात करें, तो उस दिशा में हमारा डायरेक्शन क्या होगा। और बाकी सारी चीजें जैसे महिलाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, ये सारी चीज तो रहेंगी, लेकिन जो दो बड़े कंसर्न जो चेंजिंग चीजें नजर आ रही हैं वो इन दो सेक्टर पे नजर आ रहा है। वहां पे मुझे लगता है कि पीएम का फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं लाल किले पर, इस वक्त आप देख रहे हैं, और रक्षा मंत्री उनका स्वागत करेंगे। राजनाथ सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर इसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। आनंद जी, जरा 150 साल वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम लाल किले पर पूरा गाया जाएगा, उस पर भी 80 वर्ष लग गए यहाँ तक, 80 साल लग गए, है ना। 80 साल लग गए खंडित वंदे मातरम को पूरा गाने में, और आज जब देश गाएगा इसको तो बहुत गर्व और गौरव का अनुभव भी करेगा। जैसे गरीबी से गर्व की ओर बढ़ा है देश 47 से लेके अब तक, मतलब हर चीज में। पहले 32 साल लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी। मैं तो जनता से जुड़े बताता हूँ, जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था तो 32 साल था, आज 70 साल से ऊपर है। क्या बात। आप जितने बड़े लोग देखिए, जितने साहित्यकार थे, सब मतलब प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध। तो इंटर सर्विस और साथ ही दिल्ली पुलिस का दस्ता और हमारी सेना के तीनों अंगों के दस्ते की सलामी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अनंत जी, वंदे मातरम की यात्रा, देश की यात्रा, कह रहा था कि जो वंदे मातरम की इस यात्रा को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गरीबी से गर्व की ओर की यात्रा है ये, और जिस प्रकार से हंगामा हुआ और जिस प्रकार से वंदे मातरम आज लाल किले की प्राचीर से स्वाधीनता के बाद पहली बार बजेगा, ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात होगी। क्योंकि नियति से मुठभेड़ का भाषण हमने सुना था, लेकिन खंडित वंदे मातरम भी लाल किले की प्राचीर से संभवतः नहीं बजा था। पहली बार राष्ट्रगान जरूर हुआ था, राष्ट्रगीत का वहाँ नहीं हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़, हम सब की मेमोरी थोड़ी बड़ी शॉर्ट होती है। 2020-21 का लाल किला का प्रधानमंत्री का भाषण इससे ज़्यादा दबाव वाला भाषण था। याद करिए, किसान आंदोलन जब हुआ था और उस दिन लग रहा था कि लाल किले पर पहुंच जाएंगे सब लोग, और हम सब ने वो तस्वीरें भी देखी जो दिल्ली पुलिस के लोग वो लाल किले के बाहर वाला जो कैनाल बना हुआ उसमें गिरते हुए तस्वीरें थी उनकी, जब किसानों ने वहाँ आक्रमण किया था। तो मुझे लगता है कि उसके वो सबसे बड़ा क्राइसिस था गवर्नमेंट के सामने। ये क्राइसिस जरूर था सेटबैक मंत्री के इस्तीफे के तौर पे। जी, The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आगे बढ़ते हुए और अब यहां से फ्लैग होस्टिंग की तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ऐतिहासिक भाषण, और इस भाषण का ही विश्लेषण हो रहा है। आज कौन सा नया संकल्प घोष यहां से होगा, इसकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं प्रदीप जी, वंदे मातरम में कुछ नाम ऐसे जो दुर्गा का नाम, लक्ष्मी का नाम,
हिंदू प्रतीकों का नाम, इससे लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ। लेकिन उस पूरी यात्रा से होते हुए आखिरकार जैसा अनंत जी ने कहा कि 32 साल से 70 साल वाला जो एज ग्रुप है, इतना लंबा एज ब्रैकेट जो है वो लग गया ये समझने के लिए कि हमारा शौर्य, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, ये जो हमें आजादी मिली है इसी वंदे मातरम गीत के उद्घोष के साथ साथ मिली है। बिल्कुल, देखिए, और पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया। और आप अगर इन प्रतीकों को निकाल दीजिए, हिंदू प्रतीकों को, तो फिर क्या बचेगा सनातन धर्म में? हमारी संस्कृति में क्या बचेगा? हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसके प्रतीकों को हम छोड़ दें, क्यों? क्योंकि सेकुलर बनना है। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? आप बताइए कि हम अपना जो मूल है उसको छोड़कर कोई एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कहा हुआ है कि सेकुलरिज्म जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको अपनाने के लिए किसी चीज़ को अपनाने में बुराई नहीं है, लेकिन जो आपकी विशेषता है, आपका जो मूल आधार है, उसको छोड़कर किसी नई चीज़ को अपनाना, वो समस्या है। सर, मूल को अपनाने के लिए भी कानून बनाना पड़ा है। कानून बनाना पड़ा, और कानून बनाने के बाद भी सहमति नहीं है। जिस तरह का विरोध हो रहा है, और वो पार्टी कर रही है जिसने शुरू किया। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, और वो कांग्रेस पार्टी ही विरोध में सबसे आगे खड़ी हुई है। तो उनको लगता है कि ये विरोध करके उनकी राजनीति ज्यादा आगे जा सकती है। देखिए, लाल किले के सामने वाला मंदिर, आप हिंदू धर्म प्रतीकों की बात कर रहे थे, और ये सामने मंदिर की तस्वीरें लाल किले की प्राचीर से सीधी दिखाई देती है। लेकिन सर, आप लोगों से मैं ये मेरी जिज्ञासा है, आपके क्षेत्र में घुस रहा हूँ, राहुल जी आएंगे क्या आज? ये सवाल तो मेरा होने वाला था। आप लोग बहुत देर से राहुल जी आए थे, पिछली बार आए थे। देखिए, एक तो क्या है कि ये जहाँ मंदिर की तस्वीर है, अनंत जी जरूर गए होंगे, सब लोग आप लोग गए होंगे चांदनी चौक में। वहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसके ठीक पीछे जामा मस्जिद है, और इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो गुरुद्वारा शीशगंज है। तो ये एक जो भारत का समावेशी भारत की संस्कृति है वो सब आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। इसी रास्ते में गुरुद्वारा शीशगंज है, इस मंदिर के ठीक आगे, और दूसरी साइड में जामा मस्जिद भी है। तो ये समावेशी भारत की तस्वीर इस जगह पर दिखाई देती है। जो राहुल गांधी की बात है, उनको आना चाहिए, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए, और तीसरी पंक्ति में बैठाएं या 13वीं पंक्ति में बैठाएं, जहां उनको प्रोटोकॉल से जगह मिले वहां बैठना चाहिए, वहां बैठ के झंडे को सैल्यूट करना चाहिए, भाषण सुनना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। वो ये तो एक प्रोटोकॉल होता है। कैसी बात कर रहे हैं सर, राहुल जी को आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के भाषण पे तालियां बजाएं। देखिए, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, पहले आते थे, अभी अक्सर अभी पिछले कुछ मौकों से नहीं आ रहे हैं। ये सब सरकार के हाथ में होता है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बनाने का जो मामला होता है ना, ये सरकार के हाथ का मामला है। सरकार बनाती है, प्रोटोकॉल सरकार का तय होता है। अब आपको जो इन्होंने, संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी 2014 में कहाँ, 2004 में कहाँ बैठेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और वो पीछे बैठेंगी। तो ये बड़ा, चूंकि वो तो नेता, प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। नहीं, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से चुना है उन्होंने, बिल्कुल आप सब पकड़ लिया। पार्टी का नेता उन्होंने चुना, नेता, प्रधानमंत्री तो चुना उन्होंने। अब तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। कहिए नॉमिनेट किया सर, हम लोग को थोड़ा नॉमिनेट। अच्छी बात है। तो ये था कि हमारे कहने का मतलब आप भाव समझिए गए कि उन्होंने जिसको अपॉइंट किया है अपनी तरफ से प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भाषण देगा और सोनिया गांधी पीछे बैठेंगी। ये दुविधा थी कि कैसे उनको बिठाएं। उस समय तो आप, अब सदन के नेता दूसरे होंगे। क्या किया गया? तो उस समय ये प्रोटोकॉल चेंज किया गया। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पूर्व प्रधानमंत्री वाला प्रोटोकॉल मिले। तो ये उस समय प्रोटोकॉल बना। आज भी अगर कोई किसी पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे वीपी सिंह की पत्नी जीवित है, अगर वो आएंगी तो उनको अगली पंक्ति में जहां पूर्व प्रधानमंत्री बैठाए जाएंगे वहां बैठाया जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल 2004 में सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, राहुल गांधी सर जो नहीं आते, मतलब प्रोटोकॉल एक बना हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा सरकार तोड़ भी रही है, तो ऐसे मौकों पर तो नेता प्रतिपक्ष को हाजिरी तो लगानी ही चाहिए ना। बाद में आप उठाइए इस बात को, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब एक प्रोटोकॉल है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, तो जहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे वहां उनको बैठाया जाएगा। लेकिन देवेंद्र जी, ये जब कोई कहे कि वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो भाग गया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, सम्मान सूचक
आवश्यक शब्द नहीं जिसकी भाषा में, उनके लिए क्या करे सरकार? निश्चित तौर पर देखिए, तो राहुल गांधी के हिसाब से लगता नहीं कि वो आएंगे, और आए होते तब तक दिख गए होते। और जिस प्रकार की कटुता का लेवल वो लेकर जा चुके हैं, और जिस प्रकार से देश के इलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें या बाकी इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, उस पर ही जब वो सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर इस तरह के कार्यक्रम से गैर हाजिर होना कोई बहुत हैरानी वाली चीज़ नहीं होती। अन्यथा आप देखें तो उनके जो आइडियाज़ हैं, अब देश के जो भी इंस्टीट्यूशन हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर आप सवाल खड़ा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब जाहिर कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं, पार्लियामेंट को लेकर, तो इन सारी चीज़ों में ऐसे मौके पर गैर हाजिर रहना भी निश्चित तौर पर वो उनके लिए बहुत सहज चीज़ होगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री के हिसाब से देखें तो जो दर्जा LOP का होता है, तो उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बैठेंगे आप। ऐसा नहीं कि बैठने को लेकर कोई इतना बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि मुझे इस जगह पर नहीं बैठाया गया इसलिए मैं उस कार्यक्रम में ना हूँ। स्वाभाविक तौर पर उनको वो सारी बातें सुननी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री वहां से बोलेंगे, और इस लिहाज से स्पीकर के टी पार्टी में भी जब नहीं गए, में उन्होंने कह दिया कि देश लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, तो यहाँ लाल किले से कैसे रिएक्ट भी तो करेंगे, तो भाषण सुन के ही करेंगे ना। जब स्पीकर के यहाँ बोला गया कि टी पार्टी में क्यों नहीं गया कांग्रेस के कुछ लोगों से मैंने पूछा, तो बोले कि उनको ये भी बर्दाश्त नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ बैठते हुए दिख जाऊं कि चाय पीना है और ये सब चीजें करना, वो विजुअल आएगी। हाँ, कटुता है। हाँ, बहुत बहुत कटुता है। जो डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट है वो अब कटुता में बदल चुका है। लेकिन ये कभी ऐसा दौर पहले रहा है? नहीं, कभी नहीं। जितने इतना भी नेता इतना रहे, तेजस्वी LOP भी तो कभी नहीं रहा है सर। इतना एग्रेसिव LOP कभी रहा है? नहीं, LOP की बात नहीं है। अच्छा। नेता के प्रभाव की बात है। देखिए, आप पद की बात कर रहे हैं, हम नेता के कद की बात कर रहे हैं। इतने कद्दावर, जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा था, लेकिन उनके सामने जो नेता थे विपक्ष में, उनका कद कोई कम नहीं था। तो इसलिए जो है ऐसा इस तरह की कटुता नहीं थी, और एकोमोडेशन बहुत था। नेहरू जी का उदाहरण दे रहे हैं, हिंदू कोड बिल पर बहस चल रही थी, विपक्ष के एक सांसद बोल रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं, तो सुनते रहे, थोड़ी देर बाद चिढ़ गए, खड़े हुए, कहे कुछ भी बोलो, नंबर तो हमारे पास है। तो उनका नंबर आपके पास है, लेकिन आर्गुमेंट हमारे पास है। नेहरू जी ने कहा इनका जो अमेंडमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए।